and most welcome my dear students. तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आज हम शुरू कर रहे हैं और आज के इस पार्ट में हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने द कोशिका ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, द कोशिका ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको ऐप ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे सीधे इस QR कोड को स्कैन करिए और डाउनलोड करिए और कनेक्ट हो जाइए। तो आज ये जो हम टिश्यू वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 8th और 9th वगैरह में बहुत डिस्कस किया है और बहुत ही सिंपल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे इसमें से टर्मिनोलॉजीज आपको पहले से पता होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ टिश्यू? द फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी तो पढ़ेंगे पर पहले हमें टिश्यू समझना होगा। टिश्यू के बारे में जानेंगे, फिर टिश्यू सिस्टम समझेंगे, फिर उसके बाद हम प्लांट में जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, शूट हैं, रूट हैं, लीव्स हैं, उनके टिश्यूज को समझेंगे। So tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन टिश्यू किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल को क्या टिश्यू कह देंगे? नहीं, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिनकी ओरिजिन कॉमन हो और वो कॉमन फंक्शन मिलके परफॉर्म करते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो बहुत सारे सेल का एग्रीगेट होना यानी मल्टी सेल होना और टिश्यू होना, दोनों में यही डिफरेंस होता है। समझ में आ गया ना? बहुत सारे सेल एक साथ है तो उसे आप मल्टी सेल कह सकते हैं, एग्रीगेट कह सकते हैं, टिश्यू नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो सभी के सभी सेल्स की जो ओरिजिन है वो बिल्कुल कॉमन है और वो मिलकर के कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाकर के वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? इसी तरह से प्लांट्स में भी खूब ढेर सारे टिश्यूज होते हैं, अलग अलग तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। इनके ओरिजिन, फंक्शन और क्या बोलते हैं एक्टिविटी के हिसाब से इनको मेनली हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। प्लांट की जितनी भी टिश्यूज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बट जितनी भी होती हैं उनको उनके फंक्शन और क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं बनावट है, काम करने का तरीका है, उनको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं। एक तो जो डिवाइड करती रहें, दूसरी जो डिवाइड ना करें। जो डिवाइड करती रहें उनको हम कहते हैं मेरिस्टम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और जो डिवाइड नहीं करती हैं, मिलकर के कुछ और फंक्शन परफॉर्म करती हैं पर वो नॉर्मली अब डिवाइड करने की अपनी एबिलिटी को लॉस कर चुकी होती हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट। नाम से ही पता चल गया होगा ना, परमानेंट हो गया है। ठीक है बेटा? So a plant is made up of different kind of tissues. Tissues are classified into two main groups, namely meristematic and permanent tissues, based on whether the cell being formed are capable of dividing or not। है ना, कि वो डिवाइड कर सकती हैं या नहीं। इसके आधार पर हम टिश्यू को, जो प्लांट की टिश्यू है, उसको मुख्यतः दो हिस्सों में बांट देते हैं, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट। ये तो बहुत आसान है, पिछली क्लासेस में आपने खूब ढेर सा आसानी से पढ़ा है। ये है एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो पूरा का पूरा टिश्यू टॉपिक है वो यहीं इसी पूरे एक पेज में फिनिश हो गया। बट इसके डिफरेंट और भी मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है? लेकिन फिर भी एक ओवरऑल मोटा मोटा जो प्लान है, आज की स्टडी का जो प्लान है वो यहाँ पे गिवन है। ये है सॉइल लाइन, यानी सॉइल ये है नीचे का हिस्सा, ये इसके ऊपर का हिस्सा। जो ऊपर होता है उसको हम शूट कहते हैं, जो नीचे होता है उसको हम रूट कहते हैं। तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो ये देखिए सबसे ऊपर का हिस्सा, द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट हैव एपिकल बर्ड्स, लीफ प्राइमोर्डियम एंड अदर थिंग्स, जहां से कि ग्रोथ होती रहती है। ठीक है? यहाँ पर जो आपको नॉर्मली टिश्यूज देखने को मिलेंगे एपिकल पार्ट में, वो होती हैं मेरिस्टम। क्या होती हैं? मेरिस्टम। इसी तरह से कई बार लेटरल साइड में भी मेरिस्टम देखने को मिल जाती है। बीच में अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम को अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरिस्टम नॉर्मली एब्सेंट होती हैं। यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज ज्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कॉर्टेक्स, पिथ, जाइलम, फ्लोएम, है ना, एपिडर्मिस। ये टिश्यूज आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम एक
क्या बोलते हैं आपका जो क्या बोलते हैं टिश्यू सिस्टम होगा, वो एकमात्र यहाँ पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक नेचर का होगा, बाकी कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से जैसे यहाँ पर एपिकल बड आपने देखा, यहाँ पर रूट एपेक्स आपको देखने को मिल रहा है, तो रूट एपेक्स में भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिलती है, बाकी जगह परमानेंट टिश्यूज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक उसी तरह से जो मेन रूट है, जो प्राइमरी रूट है, उसको कट करके देखेंगे तो सभी के सभी परमानेंट टिश्यूज हैं, एक्सक्लूडिंग वेस्कुलर कैम्बियम। तो जो कैम्बियम है केवल वही मेरिस्टेमेटिक रहता है, जो मेन स्टेम और रूट है, उसके अलावा बाकी सबके सब परमानेंट हो जाते हैं। केवल एपिकल पार्ट में ऐसे टिश्यूज हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं, इसलिए उनको आप मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। तो दो ही तरह के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो सिंपल बॉडी प्लान टिश्यू का समझ में आ गया, कैसे होता है, कहां पाया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, ये एक फाइन क्लासिफिकेशन है, इसको आप याद कर लेंगे, आपके नीट एग्जामिनेशंस में ये बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ आपको CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें भी काम आएंगे, जिसमें कि आप डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में BSc करने जा सकते हैं। तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल चार्ट है। इसके अलावा ये TGT PGT की जो एग्जामिनेशन, जो टीचिंग जॉब के लिए एग्जामिनेशन होती हैं, वहां भी हेल्पिंग हैंड होता है। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट जो डिवाइड नहीं करते हैं। डिवाइड करने वाली अपनी लोकेशन के हिसाब से 3 जगह पाए जाते हैं और इसी हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एपिकल पार्ट में यानी सबसे ऊपरी हिस्से में पाए जाएंगे, चाहे वो रूट में हो चाहे शूट में हो, तो उसको एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। ठीक, अगर ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां से पेड़ की चौड़ाई वगैरह बढ़ती है, खासकर सेकेंडरी ग्रोथ के समय, तो लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, और अगर बीच में ब्रांचेस, पत्तियां ये सब वगैरह निकलते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। सबको बारी बारी हम समझेंगे। परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज भी यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट लिए जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम सिर्फ 2 ही होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा, नॉर्मली स्क्लेरेन्काइमा की ये बनावट के हिसाब से कि ये फाइबर भी हो सकते हैं और स्क्लेरेट्स भी हो सकते हैं, बट स्क्लेरेन्काइमा सफिशिएंट है नेम, है ना। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम की बात करें, कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी टिश्यूज पढ़ी, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक हो या सिंपल परमानेंट हो, सब एक तरह के, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल कंस्टिट्यूट द टिश्यू। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, more than one type of cell constitute a tissue system or a tissue। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। इसमें 4 तरह के अलग अलग जाइलम में आपको सेल्स मिलेंगे, इसी तरह फ्लोएम में भी 4 डिफरेंट टाइप के सेल मिलेंगे, है ना। जाइलम में होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक इसी तरह से आपको फ्लोएम में मिलेंगे सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बॉडी प्लान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए फटक से। आगे बढ़ते हैं फिर। अब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, इसकी वजह से ग्रोथ होती रहती है।
Growth in plants is largely restricted to specialized region of active cell division called मेरिस्टम्स, है ना। ऐसे क्षेत्र जहां लगातार, ऐसी पर्टिकुलर एरिया जहां लगातार सेल में डिवीजन होता रहता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है, वो है मेरिस्टम। और यहीं से जो टिश्यू होती है उसको हम कहते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड के मेरिस्टम हो सकते हैं, आपने पहले ही पढ़ लिया कौन कौन से हैं, इसीलिए तो पिछले महीने टेबल दे दिया था। द मेरिस्टम्स विच अकर एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ठीक है ना, जो रूट और शूट के टिप पे मिलते हैं। द मेरिस्टम विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, तो टिप पे पाए जाते हैं, एपेक्स पे हैं, सबसे ऊपरी हिस्से पे हैं, तो उसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना। रूट एपिकल मेरिस्टम occupies the tip of the root, while shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। यानी शूट में है तो सबसे ऊपर, रूट में है तो सबसे नीचे। कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो आपको डिवाइडिंग एरिया मिलेगा, जो मेरिस्टम होगा, वो है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, some cells left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud. Such buds are present in the axils of the leaf and are capable of forming a branch and or you can say a flower, है ना। तो जो आपको एपिकल मेरिस्टम जो होती है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो क्या होते हैं, मेरिस्टम्स थे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू थी, ये रीजन तो डिवाइड कर रहा है, तो ये लगातार ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ मेरिस्टम्स रह जाती हैं जो बर्ड के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे इस छोटे से बर्ड में भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू बची रहती है, जो फ्यूचर में लीफ या ब्रांच को ग्रो कराती है, लीफ या ब्रांचेस का ग्रोथ कराती हैं, डिवीजन करती हैं। डिवीजन करेंगे तभी ग्रोथ होगा, ये तो फिक्स है। डिवीजन करेंगे तभी ग्रोथ होगा, ये चीज एकदम फिक्स है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए मेरिस्टमेटिक टिश्यू चाहिए। अब मेरिस्टमेटिक टिश्यू एपिकल पोर्शन में थी, तो देखिए एपिकल पोर्शन वाला तो बढ़ता चला गया, लेकिन हुआ क्या कि इस ड्यूरेशन में कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज यहाँ बगल में रह गई। बाकी मैक्सिमम जो है वो ऊपर की ओर चलते गए, वो डिवाइड करते गए, कुछ यहाँ बर्ड के फॉर्म में पड़े रहे, जो कि लीव्स के एक्सिल्स में कई बार पड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सिल वाला पार्ट मैंने इसलिए पिछला जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे वहां एक एक चीज मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है बच्चा, ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। फिर बाद में यही या तो फ्लावर या ब्रांचेस या लीव्स वगैरह ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, ओके। द मेरिस्टम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में मिलते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकैलरी meristem. They occur in grasses and regenerate parts removed by the grazing of herbivores, है ना। तो जब जैसे आप लोगों ने साइनोडॉन ग्रास को सुना होगा, दूधी घास बोलते हैं ना, या मतलब क्या कहते हैं उसको, दूध ग्रास बोलते हैं, ठीक है। तो जब हर्बीवोरस जो घास खाने वाले पौधे हैं, जब उनको खा लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये सॉइल सरफेस है और इस पे ये आपके ग्रासेस इस तरह से लगी हुई रहती हैं। अब एनिमल्स क्या करते हैं भाई, एनिमल्स इसको ग्रेजिंग कर डालते हैं, चर डालते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन खा लिया, ये वाला पोर्शन खा लिया, ईटअप, है ना। अब जब ये ईटअप हो गया तो क्या बचा? सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा और ये वाला पोर्शन बचा, इसी तरह से यहाँ पे ये वाले पोर्शन बचे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही ये पोर्शन खत्म हुए, तो अब ये जो थोड़े बहुत पोर्शन बचे हैं नीचे, ये नए नए प्लांट्स को ग्रो करा देंगे। एंड व्हाई इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो क्योंकि यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम था, जितना पोर्शन हर्बीवोरस एनिमल ने खाया उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है और उसमें से जो मिट्टी में लगा हुआ पोर्शन है, वहां से रूट डेवलप हो रहा था और ऊपर की ओर ये शूट डेवलप कर देंगे, तो फिर से ग्रासेस बढ़ आती हैं। समझ में आया ना। यानी अगर वहां मेरिस्टम ना रहे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका मतलब कि मेरिस्टम रहता है इसीलिए डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गए इंटरकैलरी मेरिस्टम। एग्जांपल देके समझाने की कोशिश किया है। बोथ एपिकल मेरिस्टम
एंड लेटर इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो याद रखेंगे एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम बोथ आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टम, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि एपिकल मेरिस्टम चाहे वो रूट हो या शूट हो, दोनों ही एपिकल मेरिस्टम प्लस इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो, रूट एपिकल प्लस शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल प्लस इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज इक्वल टू प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम। समझ में आ रहा ना? तो चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो या शूट एपिकल मेरिस्टम हो, सब मिलकर के क्या बनाते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम बना देते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टम आगे हम देखेंगे। ओके, सो both apical meristem and intercalary meristem are primary meristem because they appear early in life of a plant and contribute to the formation of primary plant body, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी मेरिस्टम इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? बहुत आसानी से पूरी की पूरी जो क्या बोलते हैं ये पेज है आपको अच्छे से समझ में आ गया? गुड। अब यहां पे एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम्स दिए हुए हैं, ये शूट है और ये रूट है, ठीक है ना बेटा। यहां पे दिया भी हुआ कि ये रूट और शूट है। अब रूट सिस्टम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइडिंग सेल्स हैं जो ये मिलकर के ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए ये टिश्यू हो गया। अब ये कौन सी टिश्यू हो गई? ये मेरिस्टम ही कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे और भी सुपर फास्ट डिवाइडिंग एपिकल रूट मेरिस्टम है, तो ये लगातार डिवाइड करती रहती हैं। फिर इसके ऊपर के हिस्से में ये मैच्योर होते हैं। अभी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये डिवाइड होते होते फिर इसके बाद जब ये फिक्स हो जाते हैं, अब डिवाइड नहीं करते हैं तो परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं। पहले डिवाइड होते हैं, फिर मैच्योर हो जाते हैं, फिर इलोंगेट होते हैं, फिर इसके बाद फाइनली सुपर मैच्योर हो जाते हैं। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने लगते हैं, तो वो अलग चीज है। यहाँ सिर्फ मेरिस्टम समझिए। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, अब रूट में से जो सबसे अगला हिस्सा है उसको रूट एपेक्स कहते हैं। इसके बाहर ये जो होती है रूट कैप कहलाती है। ये लूज सीट होती है, आपको पता है प्रोटेक्शन के लिए होती है। किस लिए होती है? प्रोटेक्शन के लिए होती है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है, इसको स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक क्यू सेंटर होता है जो डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड में आपका जो है क्या बोलते हैं रूट का जो एपिकल मेरिस्टम उसको डिवाइड होना है, ठीक। अब ये हो गया तो आपका रूट। दूसरा इधर आ जाइए है शूट। ये हो गया आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, जहां पे लगातार डिवीजन होता रहता है और इसी डिवीजन की वजह से पौधे की लंबाई ऊपर की ओर ग्रो करती रहती है। तो शूट और रूट दोनों का एपिकल मेरिस्टम आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। गुड। द मेरिस्टम दैट अकर इन मैच्योर रीजन्स, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मेरिस्टम जो मैच्योर रीजन में पाया जाता है, जबकि मैच्योर रीजन में मेरिस्टम लगभग नहीं होते हैं, लेकिन कई बार मैच्योर रीजन में मेरिस्टम के पाए जाने को रिपोर्ट किया जाता है। और खासकर ये वहां पे होता है जहां सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब कि जहां लंबाई के बाद चौड़ाई भी बढ़ती है। याद रखेंगे, जहां लंबाई के बाद चौड़ाई भी बढ़ती है वहां पर आपको मैच्योर रीजन में मेरिस्टम देखने को मिलेगा। याद हो गया ना, लंबाई के साथ चौड़ाई मतलब मैच्योर रीजन में मेरिस्टम। ओके, गुड। द meristem that occur in the mature region of the root and shoot of many plants, particularly in those produce woody axis and appear later than the primary meristem. ऐसा मेरिस्टम जो प्राइमरी मेरिस्टम के बहुत बाद अपीयर होता है, जो वुडी एक्सिस को बनाने में मदद करता है, उसको हम सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टम कहते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टम को ही लैटरल मेरिस्टम कहा जाता है। याद रहेगा, नोट कर लीजिए प्लीज, नोट दिस। सेकेंडरी मेरिस्टम इज ऑल्सो नोन एज लैटरल मेरिस्टम। नाउ
दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ठीक है। नाउ फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, क्या वेस्कुलर कैम्बियम, इसीलिए जहां जहां कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी बढ़ाता है ना, तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ लैटरल मेरिस्टम, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एज वेल एज इन शूट। रूट और शूट दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए ये जो आपको ये कैम्बियम्स दिख रहे हैं, ये मिल रहे हैं। तो यही सब क्या है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ लैटरल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। ओके, now these are responsible for producing the secondary tissues. Now following the division of cell in both primary as well in secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. यानी चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टम हो या सेकेंडरी मेरिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी मेरिस्टम हो, जब एक बार इनका डिवीजन कंप्लीट हो गया, वंस डिवीजन विल बी कंप्लीटेड, अब इनसे बनी हुई जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं और वो एक मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। भाई टिश्यू तो तभी बनेगा ना, तो वो मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। अब वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनके डिवीजन की एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। दे लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन की एबिलिटी भी समाप्त हो गई। आपने देखा कितनी सारी चीजें हुई, डिवीजन की एबिलिटी भी लॉस्ट हो गई और इसके अलावा इनमें क्या हो गया कि ये मिलकर के एक जैसा मैच्योर फंक्शन करने लगे, यानी अब ये स्पेशलाइज्ड हो गए और ये फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दो काम होते हैं कि एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करना और दूसरा डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर लेना, इन्हीं को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ऐसी ही जो टिश्यू बनती है वो कहलाती है परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गया? सच सेल्स आर टर्म्ड एज permanent or mature cells and constitute the permanent tissue. Okay, during the formation of primary plant body, specific regions of the apical meristem produces dermal tissues, ground tissues and vascular tissues. ठीक है ना, यानी जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है जब वो बन रही होती है तो उसी समय पर्टिकुलरली होता क्या है कि डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और वो फिर परमानेंट फिक्स हो जाते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे पहले परमानेंट टिश्यूज की, है ना। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखा कि कहां कहां पे कैसे काम करते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इतना आप लोगों ने पढ़ा। अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो आते हैं, एपिकल, है ना, और उसके अलावा आपने देखा इंटर कैलरी। उसके बाद सेकेंडरी में आपने देखा, यहाँ पे आ जाते हैं, सेकेंडरी में आपने देखा कि इसी को लैटरल मेरिस्टम भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी होंगी। अब जब परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, बेटा परमानेंट टिश्यू आपको पता है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होके परमानेंट एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं और मिलकर के एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को जिनमें की डिवीजन करने की एबिलिटी भी नहीं है और जो अब मिलकर के एक जैसा ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में रखते हैं। परमानेंट टिश्यू आपको पता है दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिंपल हो सकते हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल आपको पता ही है कि इनमें एक ही तरह की ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स constitute the tissue, whereas in complex one more than one type of cells are present in particular complex tissue। तो इतना ही है,
इससे ज्यादा कुछ है नहीं, और ये ऑलरेडी आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ये आसान है, बहुत ज्यादा मैं इसे खींचने वाला नहीं हूं। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा इसको ज्यादा खींचूंगा भी नहीं। चलिए बस इसको मैं जल्दी जल्दी आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपके पास कमी किसी चीज के ना रह जाए। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो ये कभी भी डिवाइड ना करने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू, है ना। ऐसा परमानेंट टिश्यू जिनकी सभी सेल्स सिमिलर होती हैं, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन है, तो वो हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट सम परमानेंट टिश्यूज, है ना, हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ओरिजिन अलग अलग तरीके की है, डिफरेंट टाइप की सेल है, बट स्टिल दे परफॉर्म अ कॉमन टाइप ऑफ फंक्शन, still they perform a common function, and if this type of permanent tissues are there, they are known as complex permanent tissues, तो उनको हम कहते हैं complex permanent tissue। समझ में आ गया बच्चों, आसान है, पढ़िया ना, गुड। ओके, सिंपल जो टिश्यूज हैं ये भी कई तरह की हो सकती हैं, और अपने फंक्शन के हिसाब से एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करते हुए चले तो इनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बट हमें एनसीईआरटी के आसपास रहना है, बहुत आगे पीछे नहीं जाना, वरना एरर के चांसेस बढ़ते हैं। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज जो कि हम जानते भी हैं। उसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेन्काइमा, दूसरी इंपॉर्टेंट है कॉलेनकाइमा, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट सिंपल टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। किसी भी प्लांट के ऑर्गन में जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा का होता है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा 100% लिविंग सेल्स से बनी होती है, याद रखना। पैरेन्काइमा में जो लिविंग सेल्स होती है वो 100% लिविंग होती है, कोई पैरेन्काइमा डेड नहीं होती है, सबके सब जिंदा रहती हैं। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा इज जनरली आइसोडायमेट्रिक, यानी इनकी बनावट कैसी है तो आइसोडायमेट्रिक होती है, ये याद रखेंगे। आइसोडायमेट्रिक याद रखेंगे, आइसो मींस इक्वल, इक्वली डायमेट्रिक होती हैं, ठीक है। इनका शेप और साइज कैसा होगा तो भाई बहुत वैरायटी होती है, क्योंकि जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं वहां पे हो सकता है प्रेशर कहीं ज्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं स्पेस ज्यादा हो, कहीं स्पेस कम हो, और क्योंकि ये लिविंग है तो ये अलग अलग शेप को एज्यूम कर लेते हैं, बनावट, प्रेशर और जगह के हिसाब से। सो दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड इन शेप। तो देखा बहुत वैरायटी आ जाती है पैरेन्काइमा में, और क्यों आई ये मैंने आपको समझाया। देयर वॉल्स आर थिन, याद रखेंगे कि इनकी जो वॉल होगी वो थिन होगी और सेलुलोज की बनी होगी, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। थिन तो होगी लेकिन सेलुलोज की बनी होगी। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। भी हो सकते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं मैक्सिमम टाइम में ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन मैक्सिमम टाइम दे आर क्लोजली पैक्ड, बट मॉडिफिकेशंस हैं। मैंने क्या बताया कि ये अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो सकती हैं। मैंने कहा कि पैरेन्काइमा जो यहाँ पे आप शेप एंड साइज देख रहे हो इसके अलावा कई तरह की हो सकती हैं, तो कई बार इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आ जाते हैं। कई बार ये डेंसली पैक्ड आपको दिखते हैं, मैक्सिमम टाइम में डेंसली पैक्ड दिखेंगे, क्लोजली पैक्ड दिखेंगे, लेकिन कभी कभी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। खास बात है कि इनकी जो सेल वॉल है वो थिन है और सेलुलोज की बनी है, और इनकी चौड़ाई, सेल वॉल की चौड़ाई एकदम बराबर है, आइसो कंडीशन में इक्वल, कहीं कम ज्यादा नहीं है। दे में आइदर भी, अब ये तो हो ही चुका है, इसको क्या बार बार बताना कि पैक हो गया या इंटरसेलुलर स्पेस होगा। पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शंस,
पैरेन्काइमा की बहुत खास बात है कि बहुत ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आप कह सकते हैं कि प्लांट की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, यानी जो प्लांट को जिंदा रखने के लिए जरूरी वाली एक्टिविटीज हैं, पैरेन्काइमा द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज जितनी भी है ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, इसी की वजह से प्लांट्स स्पेशल हैं, यानी अपना फूड खुद से बनाते हैं, बदले में हमें एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन देते हैं, CO2 को साफ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिक्स करते हैं, बदले में ग्लूकोज बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पैरेन्काइमा ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसका स्टोरेज भी करता है, और इसी को कई बार हम खाने पीने के रूप में यूज करते हैं, अलग अलग फल के, सब्जी के रूप में। और इसके अलावा ये कुछ स्पेशल सिक्रेशंस भी करते हैं, चाहे वो अपने बचाव के लिए करें, चाहे वो अट्रैक्ट करने के लिए करें इंसेक्ट्स वगैरह को। तो पैरेन्काइमा एक नंबर ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक पूरी की पूरी टिश्यू का एक सेक्शन है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है। फंडामेंटल टिश्यूज आपको आसानी से एक ही स्लाइड में देखने को मिल जा रही है, दोनों माइक्रोस्कोप के अंदर लगाए गए हैं। पैरेन्काइमा इस तरह से बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ा सा और जूम करने पे इनके अंदर न्यूक्लियस भी दिख जाता है आपको। तो ये है पैरेन्काइमा, काफी अच्छी बड़ी बड़ी आपको दिख रही हैं, एकदम बराबर बराबर थिकनिंग के साथ। ठीक है, इसके बाद ये कॉलेनकाइमा आपको दिख रही होंगी, थोड़ी मोटी सी दिख रही होगी। ठीक है, इस वाली स्लाइड में केवल आपको देखने को मिल रहा है कॉलेनकाइमा, नॉर्मली यहाँ पे कॉलेनकाइमा सेकंड स्लाइड में नहीं है। तो कॉलेनकाइमा की खास बात होती है कि इसकी जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये काफी मोटे हो जाते हैं। देखिए जहां जुड़ रहे हैं वहां काफी एक चौड़ाई दिखा रहे हैं, तो इनके कॉर्नर चौड़े हो जाते हैं। हालांकि ये भी लिविंग होते हैं, बट ये बहुत 100% एफिशिएंट नहीं रहते हैं, पैरेन्काइमा से कम एफिशिएंट रहते हैं, बट ये लिविंग रहते हैं। तीसरी जो आपको टिश्यू यहाँ दिखती है परमानेंट, सिंपल परमानेंट में, वह स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा यहाँ देख पा रहे हो, बहुत ही मोटी वॉल है, कॉलेनकाइमा से भी मोटी मोटी वॉल, डबल लेयर्ड वॉल आपको देखने को मिल रही है। खास बात क्या है कि ये डेड सेल्स हैं। स्क्लेरेन्काइमा कैसी होती है? डेड सेल से मिलकर बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बनी है? डेड सेल से मिलकर बनी है, यानी यहाँ कहीं भी साइटोप्लाज्मा इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सिर्फ सेल वॉल ही दिखेगी, मोटी मोटी डिफरेंट डिपोजिशंस के साथ होते हैं ये। तो तीनों तरह के टिश्यूज आपने एक ही स्लाइड में देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा के बाद कॉलेनकाइमा occurs in the layers below the epidermis in dicotyledonous plants. It is found either as a homogeneous layer or in patches. समझ में आ गया? It consists of cells which are much thickened at the corners due to a deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. क्या समझे? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन के फॉर्म में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? कहीं किसी को कोई दिक्कत? तो कॉलेनकाइमा की खास बात आपने देखी, ये लिविंग तो है, एपिडर्मिस के नीचे हैं, होमोजेनियस लेयर के या पैचेस के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके जो कॉर्नर हैं वो बहुत चौड़े हो जाते हैं, थिकेंड हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, देखिए सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तो हर जगह होता है, बट यहाँ पे पेक्टिन एक एक्स्ट्रा आएगा, तो पेक्टिन की वजह से ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही क्या है आपके लिए? पेक्टिन है। तो इस तरह से इनके कॉर्नर्स काफी मोटे हो जाते हैं, यानी ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ये समझ में आ गया ना? सो कॉलेनकाइमेटा सेल्स मे बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, जैसा भी उसमें रहता है, एंड ऑफन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, यानी ये भी फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकते हैं, जिंदा हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दीज सेल्स असिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये फूड को भी असिमुलेट कर लेते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें, होती ही नहीं है, एब्सेंट, सीधे सीधे लिख दीजिए। पैरेन्काइमा में तो एक संभावना भी थी, यहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
नो इंटरसेलुलर स्पेस, याद रखेंगे इंटरसेलुलर स्पेस कोलेनकाइमा में एकदम नहीं होती है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, अब क्योंकि इनके कॉर्नर काफी थिकेंड हैं, चौड़े हैं, तो ये मैकेनिकल यानी सपोर्ट यानी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रिजिडिटी, दृढ़ता प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम, पेटियोल और अ लीफ। ठीक है, कहां कहां, यंग स्टेम, पेटियोल ऑफ अ लीफ। तो यंग स्टेम या पेटियोल पर ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं, और वहां पर ये, क्योंकि ये लिविंग है, जाहिर सी बात है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। तो मेनली ये सपोर्ट देने लगते हैं क्योंकि इनमें इनके कॉर्नर थिकेंड हो जाते हैं ड्यू टू द हाई डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन अलोंग विथ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। नेक्स्ट टिश्यू की बात करें, स्क्लेरेनकाइमा की बात करें अगर हम, सो स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड, नोट कर लो बेटा, लिग्निफाइड, लिग्निफाइड मतलब लिग्निन नाम का केमिकल इनकी पूरी की पूरी सेल वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, बहुत मोटी लेयर बना लेता है। ठीक है ना, इसलिए ये थिक हो गया, इसलिए कैसा हो गया, ये थिक हो गया, थिक भी है लिग्निफाइड भी है, थिक भी है और लिग्निफाइड भी है। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ few or numerous pits. They are usually dead and without protoplast. क्या समझे, ये डेड होंगे और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, डेड होंगे, ना इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा ना प्रोटोप्लास्ट होगा, किसी तरह की कोई वाइटल एक्टिविटी यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। मतलब ना रेस्पिरेशन होगा ना ही कुछ और होगा। तब फिर इनका काम क्या है, बहुत सारा काम है, अभी समझ में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा मे बी इधर फाइबर और स्क्लेरिड्स। ठीक है ना, यानी इनकी बनावट वगैरह के हिसाब से, काम करने के हिसाब से या तो ये फाइबर होते हैं या स्क्लेरिड्स होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, देखो बेटा, फाइबर का मतलब ये है ना कि थ्रेड लाइक, क्या, थ्रेड लाइक, जो चीज थ्रेड लाइक हो, जो फाइबर के फॉर्म में इस तरह से लंबी लंबी हो, तो वो फाइबर की कैटेगरी में आएंगे। और उसके अलावा जो सेलुलर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखेंगे वो आपको स्क्लेरिड्स के फॉर्म में दिखेंगे। द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड, लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, एंड पॉइंटेड सेल्स, है ना, ये कॉर्नर पे कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे, कैसे होंगे, पॉइंटेड। नोट कर लो बेटा कि फाइबर्स थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, पॉइंटेड होंगे, एंड जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहां भी होंगे ग्रुप्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जबकि स्क्लेरिड्स की बात करें, जो दूसरे टाइप की बनावट होगी स्क्लेरेनकाइमा की, जिसको कि स्क्लेरिड कहते हैं, आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल एंड हाईली थिकेंड डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज, और उन कैविटीज को ल्यूमेन कहते हैं, जैसे कि आपको यहां पे ल्यूमेन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही पतली पतली कैविटीज जिसको कि आप ल्यूमेन कह रहे हो, वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी कैविटीज होती हैं अलग अलग टाइप की, यहां भी देखो बहुत पतली पतली कैविटीज आपको देखने को मिल जा रही हैं, ये हो जाएगी आपकी ल्यूमेन। ठीक है ना, बहुत ही पतली पतली कैविटीज होती हैं। तो दो तरह के आपको क्या बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेंगे, या तो ये फाइबर के फॉर्म में होंगे और या तो स्क्लेरिड के फॉर्म में। अब स्क्लेरिड के फॉर्म में होंगे, जब भी ये स्क्लेरिड के फॉर्म में होते हैं तो इनमें क्या खास बात है कि जब भी ये स्क्लेरिड के फॉर्म में होंगे तो इनमें नैरो ल्यूमेन देखने को मिल जाता है, कैविटीज देखने को मिल जाता है। ठीक, ये अलग अलग शेप साइज की हो सकती हैं, स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल साइज की हो सकती हैं। दीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ द नट्स, पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा एंड पियर, सपोटा एटसेट्रा, सीड कोट ऑफ द लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ अ टी, यानी चाय की पत्तियों पर आपको
इस तरह की जो क्या होता है स्क्लेरिड्स टाइप की चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है? तो स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्यों? क्योंकि इसमें ना प्रोटोप्लास्ट है ना क्लोरोप्लास्ट है, तो ना ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना कोई और चीज, लेकिन ये कर क्या सकते हैं? क्योंकि ये बहुत मोटे हैं तो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और 100% सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। क्या समझे? गुड। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देगा प्लांट्स को। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे। सिंपल टिश्यूज बहुत इजी थे, कॉम्प्लेक्स भी उतने ही इजी है, क्योंकि ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज नाम से ही पता चल गया होगा कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, बट दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, मतलब मिलकर के एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही चलते हैं टिश्यूज को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम सबसे बेस्ट, आपको पता है कि प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का नाम एकदम परफेक्ट है। आपसे कोई पूछे आंख मूंद के बोलो जाइलम फ्लोएम, बस हो गया, आंसर सही है, बिल्कुल सही है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? तो याद रखेंगे, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, जाइलम जल फ्लोएम फूड, जाइलम जल फ्लोएम फूड। यानी वाटर के कंडक्शन के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है, फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम जल फ्लोएम फूड, जाइलम जल फ्लोएम फूड, याद हो गया ना? गुड। Xylem functions as a conducting tissue for the water and minerals from roots to the stem and leaves। साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, क्योंकि यहां पर पैरेन्काइमा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन रही है, यहाँ पे कम से कम दो तरह की टिश्यूज मिली हैं, एक पैरेन्काइमा और दूसरी स्क्लेरेनकाइमा। तो पावर बहुत ज्यादा है, मतलब रिजिड बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जाइलम का जो फ्लो होगा यानी कंडक्शन ऑफ वाटर होगा, जाइलम वाटर कंडक्शन करेगा। वाटर का कंडक्शन हमेशा कहां होगा? रूट टू शूट, यानी जड़ से ऊपर की ओर। और जब ये जड़ से ऊपर है और हमेशा जड़ से ऊपर की ओर ही होगा, तो वन डायरेक्शन में हो गया, तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यूनी डायरेक्शनल फ्लो, तो जाइलम यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है। जाइलम की एक्टिविटी यूनी डायरेक्शनल फ्लो पर डिपेंड है। समझ में आ गया? वाटर का कंडक्शन करता है, रूट से शूट की ओर कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में करेगा, रूट से शूट की ओर ही करेगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करेगा। क्लियर हो गया? नोट कर लिया? गुड। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, नेम्स ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है, लिविंग है, और बाकी जो है यहाँ पे आप वेसल और ट्रैकिट्स आप देख रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग है। तो आ गया ना समझ में? जिम्नोस्पर्म की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये है आपके नीट का क्वेश्चन, नीट इसेंशियल, नोट कर लो बेटा। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल। जिम्नोस्पर्म का जो क्या बोलते हैं जाइलम होता है, लिख लो, जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, ये पूछा जाता है बार बार, है ना? आपने देखा कि जाइलम में 4 टिश्यूज हैं, 4 अलग अलग तरह की सेल मिलके, 4 डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक सिंगल टिश्यू बना रहे थे, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हैं। उन चारों में से जो वेसल नाम का सेल है या टिश्यू है, सिस्टम है, ये एब्सेंट होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म में। किसमें एब्सेंट होता है? जिम्नोस्पर्म में, याद रखना। नोट कर लिया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कर लिया ना, गुड। So gymnosperm lack vessels in their xylem. Tracheids are elongated or tube-like cells with thick and lignified walls tapering at ends. With tapering ends, ठीक है ना। तो ट्रैकिड्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं जो बहुत ही मोटी होती हैं, लिग्निफाइड होती है, और इनका जो एंड होता है वो टेपर करता है, यानी पतला होता है कुछ इस तरह से, जैसा कि पीछे आपने देखा होगा इस तरह से, ये सिकुड़ा होता है, पतला होता है, ठीक है। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ट्रैकिड्स क्या होती हैं? डेड होती हैं। मैंने कहा ना कि ये स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं, तो डेड होती हैं और विदाउट प्रोटोप्लाज्म की होती हैं। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग इन वेरी फॉर्म, तो अलग अलग हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, बट नॉर्मली ये काफी मोटे होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, जिम्नोस्पर्म की नहीं, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। तो एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स और वेसल्स, अब भाई आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल गायब है, लेकिन अगर फ्लावरिंग की बात करें तो वहां प्रेजेंट है। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स, जबकि जो और भी दो डिफरेंट टाइप की सेल्स यहां पर हैं, जैसे फाइबर हो गए या पैरेन्काइमा हो गई, वो सपोर्टिंग नेचर की हैं, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, यहाँ पे सपोर्टिंग नेचर की जो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं, वही मेन एलिमेंट की तरह काम करते हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। नोट कर लिया बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड्स और वेसल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। गुड। वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल, यहां पे देखिए वेसल बना हुआ है, ये एक लंबा सा सिलेंड्रिकल एलिमेंट होता है जिसमें बीच में यहां पे कोने कोने पे खाली जगह होती है जिसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं, है ना। सो इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेम्ब्रेन्स, ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स। अब लिग्निफाइड है तो पता ही है कि बाद में इनकी एकदम परमानेंट डेथ हो जानी है, ठीक है, यानी ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं, ठीक। एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनके बीच में एक बड़ी सी लार्ज कैविटी होती है। तो लिग्निफाइड सेल्स होती है, बीच में लार्ज कैविटी होती है। वेसल्स की खास बात होती है ना। वेसल का मतलब वैसे भी पात्र समझिए, एक कोई चीज जैसे गिलास या बर्तन, इस तरह का कोई पात्र, है ना। द वेसल सेल्स ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी ये डेड, ये भी कैसी होती है? डेड सेल्स होती हैं, ये भी डेड सेल्स से बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं। इसे अब पता चला ना कि ये सपोर्ट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर की हैं तो सपोर्ट कर पाते हैं। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म में तो होते ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये एक पिकुलियर फीचर है, इसीलिए मैंने कहा कि इसे नोट कर लीजिए कि जिम्नोस्पर्म में ये गायब होते हैं। तो इसी को घुमा के पूछ सकता है कि एंजियोस्पर्म के जाइलम में कौन सा क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा जो है टिश्यू या सेल प्रेजेंट होता है, वो वेसल होता है। वो क्या होता है? वेसल होता है। समझ में आ गया ना। अब जाइलम फाइबर की बात कर लें तो ये भी हाईली थिकेंड वॉल्स होते हैं विद ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस इसमें होती है, बीच में जगह भी होती है इनमें। एंड दे में आइदर विद सेप्टेट और एसेप्टेट। जाइलम पैरेन्काइमा ये एक लिविंग लेयर होती है, यहाँ पर सपोर्टिंग नेचर की होती है, थिन होती है, लिविंग होती है। एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, यहाँ पे कोई थिक डिपोजिशन नहीं होता लिग्निन वगैरह का, लिग्निफाइड नहीं होती हैं। ये काम क्या करते हैं? तो ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स वगैरह, क्योंकि बाद में जाइलम जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वहां पे कुछ और भी डिपोजिशंस होने लगते हैं, है ना। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय अ रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। तो ये रेडियल कंडक्शन हो गया, कई बार ये एसेंट ऑफ सैप में इसको पूछा जाता है, वैसे वो फिजियोलॉजी का पार्ट है तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे मंच हाइपोथेसिस वगैरह में।
ये था जाइलम के बारे में कहानी। सिंपल स्ट्रक्चर, 4 इसमें सेल होती हैं, चारों का अपना अपना फंक्शन है। जाइलम पैरेन्काइमा इसमें लिविंग है, बाकी सबके पास प्रोटोप्लाज्मा नहीं होती हैं, हाईली लिग्निफाइड होती हैं। वेसल एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म के जाइलम में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, इसलिए ये नोट कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम पे आ जाते हैं ना। अच्छा, जाइलम ही अभी चल रही है, ठीक है ठीक है। जाइलम की पूरी कहानी खत्म कर लेते हैं। जाइलम 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जाइलम प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ये तो आपको समझ में आ गया। जो प्राइमरी ग्रोथ के समय मिले वो प्राइमरी जाइलम, और जो बाद में लेटर स्टेजेस में आए वो सेकेंडरी जाइलम। लेकिन अब प्राइमरी जाइलम में भी 2 हिस्से हो सकते हैं, जो पहले बनता हो और जो थोड़े से बाद में बनता हो। प्राइमरी जाइलम में ही, यानी शुरुआती समय में ही आगे और पीछे बनना, जैसे फ्लावर बनते नहीं, स्टेम के ऊपर फ्लावर बनते हैं, कुछ फ्लावर पहले बनते हैं, बड़े हो जाते हैं, और कुछ में अभी बड ही निकल रहा था कुछ पार्ट में, तो कुछ वैसा ही। तो प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स। प्रोटोजाइलम, प्रोटो का मतलब ये पहले, प्रथम, फर्स्ट, जो पहले बनेगा, है ना। एंड मेटा, मेटा का मतलब होता है मिडिल, बाद में बनना या थोड़ा देर के बाद, मध्य में बनना, है ना। तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ठीक है। The first formed primary xylem elements are called protoxylem and the later formed primary xylem is called metaxylem। यानी इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी जाइलम ही है, बनेंगे एक ही साथ। पूरा स्ट्रक्चर जब वेस्कुलर बंडल बनेगा उसी में बनेंगे, बस ये है कि थोड़ा सा आगे पीछे, कुछ समय आगे पीछे बन जाते हैं। ओके, इन स्टेम, अब देखिए अगर आपको टीएस काट के रख दिया जाए स्टेम का, टीएस ऑफ स्टेम, एक मोनोकॉट का स्टेम रखें और एक डाइकॉट का स्टेम रखें, तो कैसे पहचानोगे? यही सब तो इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम हटा देते हैं। अगर मैं आपको एक स्टेम का टीएस काट के रख दूं और एक रूट का टीएस काट के रख दूं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है? यही इस वाले डिस्कशन को अब ये पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हो कि कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है। एग्जैक्टली, हाँ, पढ़ने के यही तो फायदे हैं, पता चल जाता है भाई। ओके, नाउ इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द पिथ, एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, जहां पे कि पेरीसाइकिल और क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मैंने कहा, एंडोडर्मिस होती हैं। पेरीसाइकिल एंड एंडोडर्मिस होती है, उसको हम पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन कहते हैं। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे ऑर्गन की तरह लिया जा रहा है, वेस्कुलर बंडल को यहाँ पे एक ऑर्गन माना जा रहा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च। जैसे कि ये, इसमें क्या है, अंदर की ओर छोटा छोटा जाइलम है, यानी नया बना हुआ, ये आप कह सकते हैं नया बना हुआ का मतलब प्रोटोजाइलम, नया बनने का मतलब प्रोटोजाइलम। अब इसका मतलब ये मत समझना कि ये क्या है ना। प्रोटोजाइलम एक्चुअल में ये फर्स्ट फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम कहाँ है भाई? अंदर की ओर है, ठीक है। और बाहर कौन है? मेटाजाइलम है। अंदर कौन है? प्रोटोजाइलम है। बाहर कौन है? मेटाजाइलम है। फिर से सुनिए, अंदर कौन है? प्रोटोजाइलम, और बाहर कौन है? मेटाजाइलम। तो जब इस तरह की अरेंजमेंट होती है, क्योंकि अंदर प्रोटोजाइलम है जो पहले बना था, उसको एंड बोलेंगे। एंड मतलब अंदर, एंड आर्क, आर्क के अंदर, एंडार्च। अब इसको फिर बोलते हैं हम एंडार्च कंडीशन, ठीक है ना। इसी तरह से रूट की अगर बात करें तो रूट में जो जाइलम होगा, प्रोटोजाइलम, वो बाहर की ओर होगा। फिर से सुनिए, रूट्स के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होते हैं, और जो बड़े वाले मेटाजाइलम आपको देखने को मिलते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, वो अंदर की ओर होते हैं, वो पिथ की ओर होते हैं, सेंट्रल पोर्शन की ओर होते हैं। ये पिथ या सेंट्रल पोर्शन कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सार्च। क्यों? क्योंकि अब प्रोटो किधर है? बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, बाहर है या ना, तो एक्स हो गया, आर्क से बाहर हो गया, एक्स आर्क, यानी एक्सार्च कंडीशन। तो जब आपको ट्रांसफर सेक्शन मिले और उसमें जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो, इसका मतलब कि वो स्टेम है या शूट है, और अगर वो बाहर की ओर है, इसका मतलब कि वो रूट है। समझ में आ गया? सो इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द, ये पेरिफेरी हो गया, एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड
exarch is called exarch. क्लियर हो गया बच्चों? एंड डार्क और exarch की कंडीशन क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पे ये जाइलम है, आप अगर ध्यान से देखिए जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और ये वाटर का कंडक्शन करते हैं मिलके, वेसल, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और आप देख पा रहे हो कि ये वेसल और ट्रैकिड्स ही हैं जहां पर वेसल्स, मेनली वेसल्स, जहां पे कि ये वाटर का कंडक्शन हो रहा है। तो अच्छे से समझ में आ गया ना कहां पे कंडक्शन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, आपको समझ में आ गया। गुड, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम फ्लोएम का डिस्कशन करते हैं। जैसे जाइलम में आपको 4 डिफरेंट टाइप की सेल देखने को मिली थी, फ्लोएम में भी वैसा ही होने वाला है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए फोटोसिंथेसिस तो होगी ग्रीन पार्ट में जो कि है पत्तियां, लेकिन लीफ से ये फूड रूट की ओर भी जा सकता है और दूसरी ब्रांचेस की ओर भी जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ठीक। लेकिन वाटर क्या था, केवल नीचे से ऊपर ही जा सकता था। तो वाटर यानी जाइलम में जो कंडक्शन की स्टाइल थी वो यूनी डायरेक्शनल थी। लेकिन जब आप फ्लोएम की बात करते हैं, तो जब भी आप फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, 2 तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल है। क्या है बेटा? बाई डायरेक्शनल, याद रखेंगे। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम इज अ बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक। Phloem in angiosperm is composed of sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber। क्या समझे? यहाँ पे जो 4 चीजें हैं वो क्या है? sieve tube elements, phloem parenchyma, companion cell, इसके अलावा फाइबर। ये समझ में आ गया बेटा? कहीं कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे ये जो बीच का हिस्सा आप देख पा रहे हो, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, है ना, यही जो है इनके मेन कंडक्टिंग जो पार्ट बनाते हैं वो है। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं यही इनका मेन कंडक्टिंग जो पार्ट है वो है। आ गया समझ में? और इसी सीव ट्यूब एलिमेंट्स के कोने पर यहाँ पर परफोरेशन होते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, कनेक्शंस बिटवीन 2 नियरिंग सेल्स, है ना। तो वहां पे पोर प्रेजेंट होते हैं, सीव पोर, जिसके थ्रू फूड इधर से उधर आता जाता है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी इस तरह से होता है। मंच हाइपोथेसिस यहाँ पे अच्छे से फॉलो होती है ना। और डिफरेंसेस बिटवीन शुगर एंड वाटर उसी के थ्रू ये ट्रांसफर भी होते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है वो मॉडल मंच हाइपोथेसिस वाला फूड के ट्रांसफर के लिए। तो वो सब हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? सब क्या होते हैं, फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। गुड। अब जिम्नोस्पर्म की बात कर लीजिए। जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। उनके फ्लोएम की बात हो रही है, उनमें क्या क्या होती है और क्या नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। नोट कर लो, जो नहीं है उसे नोट कर लो पक्का, अपने नीट एग्जाम के लिए बेटा नोट करो इसे फटाक से। क्या नहीं है जिम्नोस्पर्म में? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं है, ठीक है। जाइलम, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में क्या नहीं था? तो वेसल नहीं थे। यहां पे क्या नहीं है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वाला नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, है ना। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल से जुड़े होते हैं, जैसा कि पीछे आपने देखा स्ट्रक्चर में। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। आपने ऊपर देखा ना कि परफोरेटेड होते हैं, जगह बनी होती है, जो सीव पोर कहलाते हैं, चलनी के जैसे, इसलिए इसको कई बार चलनी कोशिका भी कहती हैं, है ना, या चालनी कोशिका कहते हैं, ठीक। सो देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक। सीव मतलब वही छेद 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 होता है, चलनी जिसे कहते हैं, जिससे आटा वगैरह चालने के काम आता है। सीव लाइक मैनर टू फॉर्म अ सीव प्लेट, ठीक, यानी चालनी। A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasma and a large vacuole but lack a nucleus.
याद रखेंगे। ये बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, सो नोट दिस वन कि जो मैच्योर सीव एलिमेंट होती हैं उनमें क्या नहीं होता है। मैच्योर सीव एलिमेंट में क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यहां पर पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा और वैक्यूल होते हैं। यानी साइटोप्लाज्मा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या ये डेड हो गए? नहीं, डेड नहीं माने जा सकते। समझ में आ गया ना? गुड। The function of the sieve tubes are controlled by nucleus of companion cells। अब देखिए, सीव ट्यूब के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो फिर से नोट कर लो बेटा, नोट करिए, लिख लीजिए कि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये एकदम कॉमन लैंग्वेज में आपने लिख लिया होगा, याद रहेगा हमेशा। ठीक है बच्चों? द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। समझ में आ गया? कंपेनियन सेल्स पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं लेकिन स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं। The sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields present। आप देखिए, sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields present between their common longitudinal walls। The companion cells help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes। मैंने कहा ना कि एक हाइपोथेसिस इसके लिए होती है, शुगर और वाटर का जो प्रेशर होता है ना। अब देखिए यहां पे समझिए, देखिए ये है सीव ट्यूब एलिमेंट्स और ये है कंपेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो जिसमें ब्लूइश ब्लूइश आपको फूड का ट्रांसलोकेशन होता दिख रहा है, परफोरेटेड, और इनके जस्ट बगल में आप ये देख पा रहे हो एकदम पर्पल कलर के कंपेनियन सेल्स। तो इनसे एकदम जस्ट लगी हुई, यानी इस व्हाइट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कि सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं, उससे जस्ट सटा हुआ कौन है? कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब एलिमेंट के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। कब क्या जरूरत है, कैसे जरूरत है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। आ गया समझ में? बनावट समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? बनावट समझ में आ गई ना? गुड। चलिए अब इसको बढ़िया से देख लीजिए, एक एक हिस्से को। सीव ट्यूब कहाँ है, कंपेनियन सेल्स कहाँ हैं, ठीक है, और किस तरह से इनके परफोरेशंस हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए कनेक्शंस बने हुए हैं ना इनके आपस में, सीव ट्यूब। इसी तरह से सबसे लास्ट में फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेनकाइमा है। कहीं कोई दिक्कत? अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व कर लेना तो बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्लोएम पैरेनकाइमा की बात कर लें, ठीक, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से फूड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, पानी पी लो, 2 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा नाम से ही पता चल रहा है कि ये पैरेनकाइमा है, यानी ये कम से कम डेड तो नहीं होने वाली है। सो इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। अब यहां पे देखिए स्पेशलाइज्ड हो गया, मॉडिफाई हो गया, है ना, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्मा है, तो ये लिविंग तो पक्का हो, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। The cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connections exist between the cells। यानी सेल्स के बीच में आपस में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। भाई प्लांट में जो सेल होती है अपनी बगल वाली सेल से कैसे एक्सचेंज करती है? तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। एक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा एक कनेक्शन होता है जिसमें अगल बगल की सेल्स है वो कनेक्ट रहते हैं, आपस में काम करते हैं।
ठीक है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल, द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। क्या कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है वो केवल इतना ही फंक्शन नहीं करती कि वो स्पेशलाइज्ड हो करके क्या बोलते हैं आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स की कंट्रोल करे एक्टिविटीज को, और भी कई सारे फंक्शन हैं, जैसे फूड का स्टोरेज, फूड मटेरियल का स्टोरेज, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज वगैरह का स्टोरेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। प्लीज नोट करिए, ये आपका नीट एसेंशियल है, जितना भी एक्सेप्शन में आपको दिख जाए इसको नोट कर लो बेटा। फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ एब्सेंट होती है? तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की कंडीशन अगर आप देखना चाहें तो जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स नहीं होते, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होती। तो आपको सबकी जो एब्सेंट वाली कैटेगरीज है ना वो तो आपको याद रखनी है। नोट कर लिया बेटा, फ्लोएम के पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है कहाँ? मोनोकॉट्स में। आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम फाइबर, जिसको कि बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, याद रखेंगे, किसमें? फ्लोएम में। नाउ दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होते हैं, कौन? फ्लोएम फाइबर्स। बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम क्योंकि डाइकॉट्स में बनते हैं, नॉर्मली किस में बनते हैं? डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कि फ्लोएम वाली जो कंडीशंस हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये मोनोकॉट में एब्सेंट हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर मोनोकॉट में कम देखने को मिलते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट किए रहिएगा। So these are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices. जो इनका ऊपर का हिस्सा होता है कुछ इस तरह से pointed और needle-like का होता है, कुछ इस तरह से, ठीक। बीच में ये थोड़ा swollen हो सकते हैं, बट इनका जो एपिसेस होगा यानी जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा दोनों तरफ का, वो कैसा होगा? टेपर्ड होगा, needle-like होगा, ठीक। The cell wall of phloem fiber is quite thick, काफी मोटा होगा, सपोर्ट करेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर का है। एट मेच्योरिटी दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्मा। भाई स्क्लेरेनकाइमेटस होने का मतलब ये कि प्रोटोप्लाज्मा गायब, एंड बिकम डेड। इस तरह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और इसी की वजह से फ्लोएम फाइबर ऑफ द जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली। क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं तो इनसे बाद में रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे कि जूट के बोरे, जूट की रस्सियां, फ्लैक्स, पटसन, हेम्प, सन हेम्प, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। कॉमर्शियल यूज किया जाता है, इनसे रस्सियां बनाई जाती हैं, अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ अ नैरो सीव ट्यूब एंड इज रेफर्ड एज प्रोटोफ्लोएम, ठीक है ना। एंड द लेटर, जैसे कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम थे, एंड द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड एज मेटाफ्लोएम। तो बिल्कुल जैसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही क्या कहते हैं आपका प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब ये एक फ्लोएम टिश्यू है जिसमें फूड पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, और आप देख पा रहे हो कि ये आसानी से ट्रेवल करते हुए एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव कर रहे हैं थ्रू देयर पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर है, अगल बगल हेल्पिंग सेल्स हैं जो इनको मदद कर रही हैं। सो आई थिंक आपको टिश्यू तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, खुश